हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो गरीबी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है और अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 है और इसकी सिफारिशें। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष से भारत ने अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के सहयोग से भारत में तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी पर प्रकाश डालते हुए इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की। तो चलिए अब हम लोग रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जनसांख्यिकी रुझान के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 41% की 10 की वृद्धि दर के साथ भारत की बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2050 तक भारत की 20% से अधिक आबादी बुजुर्ग होगी और वर्ष 2046 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी बच्चों 0 से 15 वर्ष की आबादी से अधिक हो जाएगी। वर्ष 2022 और वर्ष 2050 के बीच 80 प्लस वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों की जनसंख्या लगभग 269% बढ़ने की उम्मीद है। तो चलिए अब हम लोग महिलाओं के उच्च जीवन प्रत्याशा के बारे में जानते हैं। तो देखिए राज्यों और क्षेत्रों में भिन्नता के साथ महिलाओं की आयु पुरुषों की तुलना में 60 और 80 वर्ष से अधिक है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश और केरल में 60 वर्ष की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा क्रमशः 23 और 22 वर्ष है, जो इन राज्यों में 60 वर्ष के पुरुषों की तुलना में 4 वर्ष अधिक है, जबकि राष्ट्रीय औसत अंतर केवल 1.5 वर्ष का है। तो चलिए अब हम लोग गरीबी और खुशहाली के बारे में जानते हैं। तो देखिए भारत में 40% से अधिक बुजुर्ग सबसे कम संपत्ति वर्ग में शामिल है। बुजुर्गों में गरीबी एक चिंता का विषय है जो उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग को प्रभावित कर रही है। बुजुर्ग व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी आय के जीवन यापन कर रहा है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल प्रभावित हो रहा है। क्षेत्रीय विविधताएं क्या है आइए देखते हैं। तो देखिए बुजुर्ग आबादी और उनकी वृद्धि दर में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय भिन्नताएं हैं। दक्षिणी क्षेत्र के अधिकांश राज्यों और हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब जैसे चुनिंदा उत्तरी राज्यों में वर्ष 2021 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी अधिक है। यह अंतर 2036 तक बढ़ने की उम्मीद है। तो चलिए अब हम लोग बुजुर्ग जनसंख्या का पूर्व अनुपात देखते हैं। तो देखिए वर्ष 1991 के बाद से बुजुर्गों के बीच लिंगा अनुपात लगातार बढ़ रहा है, जबकि सामान्य जनसंख्या में यह अनुपात स्थिर है। वर्ष 2011 और वर्ष 2021 के बीच पूरे भारत में और सभी क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेशों एवं पश्चिमी भारत में इस अनुपात में वृद्धि हुई। पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में यद्यपि बुजुर्गों के लिए अनुपात में वृद्धि हुई, यह दोनों वर्षों में 1000 के पैमाने से नीचे रहा, जो यह दर्शाता है कि 60 से अधिक वर्षों में भी इन क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। हालांकि मध्य भारत, जहां लिंगा अनुपात वर्ष 2011 के 973 से बढ़कर वर्ष 2021 में 1053 हो गया है, जिसका अर्थ है कि महिलाओं ने इस दशक में 60 वर्षों के बाद जीवित रहने में पुरुषों की बराबरी कर ली है और उनसे बेहतर प्रदर्शन किया है। तो चलिए अब हम लोग सामाजिक सुरक्षा
योजनाओं के बारे में कम जागरूकता देखते हैं। तो देखिए, भारत में बुजुर्गों में उनके लिए बनाई गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में कम जागरूकता है। आधे से अधिक बुजुर्ग 55% वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में, 44% बुजुर्ग विधवा पेंशन योजना के बारे में और 12% बुजुर्ग अन्नपूर्णा योजना के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग चिंता और चुनौतियां के बारे में जानते हैं। तो देखिए, गरीबी स्वाभाविक रूप से बुढ़ापे में लिंग आधारित होती है। जब वृद्ध महिलाओं के विधवा होने या अकेले रहने, कोई आय नहीं होने और अपनी संपत्ति कम होने तथा समर्थन के लिए पूरी तरह से परिवार पर निर्भर होने की संभावना अधिक होती है। भारत की बढ़ती आबादी के सामने प्रमुख चुनौतियां में वृद्ध महिलाओं की बढ़ती संख्या और ग्रामीणीकरण शामिल है। तो चलिए अब हम लोग रिपोर्ट की सिफारिशें के बारे में जानते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर से सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और भारत में जनगणना जैसे डेटा संग्रह अभ्यासों में प्रासंगिक प्रश्नों को शामिल करते हुए बुजुर्गों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विश्वसनीय डेटा की कमी को दूर करने की आवश्यकता है। इससे सूची नीति निर्धारण में काफ़ी मदद मिलेगी। वृद्ध व्यक्तियों के लिए मौजूदा योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सभी वृद्धाश्रमों को विनियामक के दायरे के अंतर्गत लाना जाना चाहिए और वरिष्ठ स्व सहायता समूहों के गठन एवं संचालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बहुपीढ़ी वाले घरों में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के महत्व पर बल देते हुए ऐसी नीतियां बनाई जाती चाहिए जो इस प्रकार की जीवन व्यवस्था बहुपीढ़ी वाले परिवार को प्रोत्साहित करे और उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध करा सके। क्रेच या डे केयर सुविधाओं जैसे अल्पकालिक देखभाल केंद्रों के निर्माण के साथ साथ इस बात को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन का यह समय अपने घर परिवार के साथ व्यतीत कर सके। रिपोर्ट दर्शाती है कि बुजुर्ग व्यक्तियों की अपने अपने परिवारों के साथ रहने पर बेहतर देखभाल की जा सकती है। तो चलिए अब हम लोग संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है तथा यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इसके अधिदेश निर्धारित करती है। स्थापना आइए देखते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में की गई थी और वर्ष 1969 से इसका संचालन शुरू हुआ है। वर्ष 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का नाम दिया गया, लेकिन जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष के मूल संक्षिप्त नाम UNFPA को बरकरार रखा गया था। उद्देश्य क्या था, आइए देखते हैं। तो देखिए, UNFPA प्रत्यक्ष रूप से सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत स्वास्थ्य SDG 3, शिक्षा SDG 4 और लैंगिक समानता SDG 5 संबंधी मुद्दों का निपटान करता है। वित्तीयन आइए देखते हैं। UNFPA संयुक्त राष्ट्र बजट द्वारा समर्थित नहीं है। यह पूरी तरह से दानकर्ता देशों, अंतर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, फाउंडेशन तथा व्यक्तियों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।